हाय फ्रेंड्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी वन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स दिया गया है A11 A12 A13 21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, अगर ये मैट्रिक्स दिया गया है और इसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो इसका वैल्यू जो होगा चेंज नहीं होगा। यही कहा गया है कि अनअल्टर, ये चेंज नहीं होगा, अल्टर नहीं होगा, वो रिमेन्स रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर रो और कॉलम को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मींस रो को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में कर देंगे, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब वो सेम ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इसको हम चेंज कर देंगे, अगर मान लो तो इसको हम चेंज कर देंगे रो को कॉलम में, तो क्या होगा, ऐसे कर सकते हो आप, इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज करो तो ये हो जाएगा A11 A12 A13, ये हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32। देखो इस दोनों का जो वैल्यू होगा सेम ही होगा, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया? अब देखो एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, क्या कि हमने अगर ये अगर मैट्रिक्स ले लेता, अगर इसको मैं मैट्रिक्स ले लेता, तो देखो मैट्रिक्स अगर होता तो ये एसक्यू मैट्रिक्स में मैंने बताया था एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। उसमें बताया था कि अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, अगर ट्रांसपोज निकालते हो तो इसके बराबर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बराबर होगा ये ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होगा। समझ में आ गया? ये ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। तो ऐसे में एक कंक्लूड निकालूंगा, एक पॉइंट कि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू होगा सेम होगा। क्या होगा? सेम। बोलो अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट निकालो और उसके मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके चलो, फिर इस जो ये प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज को मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इसको अगर यहाँ पे ये पॉइंट जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखा, इफ A इज एन रोज स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ गया? डिटर्मिनेंट इसको निकाल दो। समझ में आ गया? कहने का मतलब कि अभी मैंने बताया कि एक मैट्रिक्स दिया गया उसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर उस जो मैट्रिक्स दिया गया उसका ट्रांसपोज करके वो डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम हो गया। समझ में आ गया? चलो इसके बेसिस पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि द स्क्वायर ऑफ अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इज सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि अगर इसका स्क्वायर निकालो और ट्रांसपोज, अगर यहाँ पे अगर मान लो स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, यहाँ पे मान लो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं तो डिटर्मिनेंट भी पढ़ ही सकते हैं। तो ये देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अभी हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था।
मैट्रिक्स में। अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट सेम चीज़ है, कुछ नहीं करना है। करने का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा। वही है फर्स्ट पॉइंट में यही है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी जो मैंने बताया उसी को मैं पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट समझ में आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वह एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाता है। समझ में आ गया। चलो, और फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिख सकता हूँ? नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक निकालोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक निकालोगे तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा। जैसे कि मान लो इसी का जो मैं मैट्रिक्स में पढ़ा उसी तरीका से डिटर्मिनेंट में पढ़ लो। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो जानते हो, और इसका क्या बोला है? स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है? डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाता है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है कि ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके बेसिस पे इसको नंबर 1 कर लो। इसको क्या कर देना है? नंबर 1 कर लेना है। और इसमें ये लिखना है द स्क्वायर ऑफ, ये वाला मैं जो बताया अभी, ये पॉइंट जो बताया, द स्क्वायर ऑफ अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये जितना भी चीज़ ये मैं बता रहा हूँ, जितने भी ये प्रॉपर्टीज और ये पॉइंट सब बता रहा हूँ, ये सब कंपटीशन लेवल का है। ये आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में ये पूछता है। जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस में ये सब पूछता है। ठीक है, तो ये उस लेवल का मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी तो बस इसको पढ़ लो कि इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई चेंज नहीं होता, बस हो गया और कुछ नहीं है। बट यहाँ तक ये सब पढ़ने के लिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैं ये बता रहा था कि स्क्वायर ऑफ अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इज सिमेट्रिक। अगर मान लो कि इसका जो आप करोगे स्क्वायर, अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया तो इसका स्क्वायर भी करोगे, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है, तो यही पॉइंट है। फिर सेकेंड पॉइंट में स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। अब ये पॉइंट भी याद कर लेना है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर। देखो अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का अगर ऑर्डर क्या हो? ओड हो। क्या हो? ओड हो, तो यह 0 होगा। वैल्यू क्या होगा? 0 हो गया। क्या हो गया? वैल्यू 0 हो गया। एंड थर्ड पॉइंट में आपको ये लिख लेना है कि अगर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब इवन नंबर होगा तो वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, जैसे यहाँ पे निकाला है ना। ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए समझ लेना है और याद कर लेना है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। ओके।
मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अभी यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का जो इवन ऑर्डर होगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर ओड हो तो यह 0 होगा। वैल्यू क्या होगा? 0। फिर स्क्वायर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का जो सिमेट्रिक ही होगा। समझ में आ गया? ये सब फर्स्ट प्रॉपर्टी था। अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स में यहाँ पे लेता हूँ, एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ कि एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5, ऑर्डर क्या है? 2/2। ऑर्डर क्या है? 2। अगर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा? इसको अगर डिटर्मिनेंट का फाइंड आउट करते हैं तो ये 10 माइनस 2 आ गया। क्या आ गया? -2। समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है? इसको चेंज कर देना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू आप अगर निकालोगे, इसका वैल्यू निकालोगे, अगर मान लो a है, इसको a ट्रांसपोज मान लो कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 - 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? फिर से -2 हो गया। तो यही चीज मैं बताया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अगर ये चेंज कर देंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। और इसके बेसिस पे हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिया है। ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। अगर एक डिटर्मिनेंट है और उसके कोई 2 रो को अगर चेंज करते हैं या फिर कोई 2 कॉलम को चेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा चेंज नहीं होगा। ओनली क्या होगा? साइन चेंज होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा सेम होगा, सिर्फ क्या होगा चेंज? साइन चेंज होगा। ओके, तो ये अगर मान लो कि एक डिटर्मिनेंट दे दिया, मान लो कि अगर D1 एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, एक ही मैं डिटर्मिनेंट लिया। अगर इसको D2 अगर कोई 2 रो को चेंज करते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें, फर्स्ट और सेकेंड रो को चेंज करते हैं, A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3, इसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा तो हम इससे कंक्लूड निकाल सकते हैं कि D1 जो होगा वो -D2 के बराबर होगा। क्या होगा? D1 जो होगा -D2 के बराबर होगा। ओके, या फिर यहाँ पे अगर कोई भी अगर मान लो कि फिर अगर हम D3 अगर इसमें हम मान लो कॉलम को चेंज करते हैं, इसको अगर मान लो चेंज करते हैं, A1 को C1 कर दो, C2 C3। ओके, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? इसको चेंज कर दो, फर्स्ट को चेंज कर दिया, इसको यहाँ और इसको B1 B2 B3 A1 A2। तो इसका भी जो वैल्यू होगा मान लो D1 जो होगा इक्वल टू -D3 के बराबर होगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी 2 और कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो सिर्फ साइन में चेंज होगा। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स में लेता हूँ यहाँ पे, या एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, चलो 2 3 0 4 1 2 3 0 2, एक ये मैंने क्या लिया? डिटर्मिनेंट लिया। ओके, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसका वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो 2, ओके, ये हो गया 2 -0, ये हो गया -3, ये हो गया -3, ये हो गया 8 -6, ये हो गया 0। और 0 वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो 0 ही होगा। ओके, ये हो गया 4, ये हो गया -3,
इंटू 2, तो ये हो गया 6 माइनस 2। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया? -2। अब देखते हैं इसको चेंज करते हैं किसमें, कोई रो में, रो को सेकेंड रो में मान लो कि इसको मैंने चेंज किया डिटर्मिनेंट का, अगर मान लो कि 4 1 2 2 3 0 3 0 2, इसको मैंने कैसे चेंज किया? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि R1 को R2 में डाल दिया और R2 को R1 में डाल दिया। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करो तो 4 हो गया, ये 6 माइनस 0, फिर -1, ओके, 4 माइनस 0, ये फिर 2, ओके, 0 माइनस 9। अब देखो ये 6 24 हो गया यहाँ पे, ओ नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? 24 हो गया, ओके, और यहाँ पे हो गया -4 और यहाँ पे हो गया -18, ये हो गया 24 माइनस ये 22 इक्वल टू ये हो गया 2। देखो यहाँ पे वैल्यू 2 आया था, -2, और यहाँ पे 2, वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन चेंज हो गया, -2 तो +2, ओके। यहाँ तक अगर मान लो कि कॉलम में चेंज कर देते हैं इसी को, मैट्रिक्स को अगर मान लो कॉलम में चेंज कर देंगे तो इसको चेंज करो, 3 2 4 1 0 3 3 3 1 सॉरी 3 1 0 2 4 3, ओके, 0 2 2, ठीक है। अब इसका जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3। इसमें क्या किया? कॉलम को चेंज किया, ठीक है, C1 to C2 चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 2 2 माइनस 0, फिर यहाँ पे 0 ही हो गया, चलो ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस ये हो गया 4, ये हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 2 आ गया, चेंज किया। तो कहने का मतलब अगर कोई भी रो और कॉलम जो ये इसके अगर ये जो फर्स्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स था तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, और इसमें कोई भी 2 रो और कॉलम को चेंज करेंगे तो उसका साइन और साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम होगा, साइन क्या होगा? चेंज होगा। ये प्रॉपर्टी 2 जो हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसके कोई रो जो होगा आइडेंटिकल होगा, सेम होगा या फिर प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है, और अगर कॉलम भी उसी तरीका से हो, कॉलम भी हो किसी डिटर्मिनेंट में इस तरह, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। मान लो कि एक डिटर्मिनेंट दे दिया, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक डिटर्मिनेंट मैंने लिया। अब इसको क्या करेंगे? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा सेम होगा या नहीं होगा। तो सेम होने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? तो A1 B1 C1, तो इसमें क्या है कि ये वाला इसके बराबर कर दो। तो मान लो कि देखो इसी तरीका से मान लो D1, अगर एक D1 मैट्रिक्स लेते हैं तो ये हो गया A1 B1 C1, और ये भी हो गया A2 B2 C2, एंड यहाँ पर मान लो A4 A5 A6 आ गया मान लो। तो देखो इसमें जो है एक फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो दोनों मैट्रिक्स में क्या है? सेम है। दोनों डिटर्मिनेंट में क्या है? सेम है। तो ये इसका जो वैल्यू होगा, इस डिटर्मिनेंट का क्या होगा वैल्यू? इसमें क्या होगा? मान लो ये डिटर्मिनेंट क्या किया मैंने? अलग लिया है ना, लेकिन अगर ऐसा होता इसी डिटर्मिनेंट में, अगर ऐसा होता, अगर सेम होता तो क्या होता?
अगर मान लो इसमें ही होता ये, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A3 B3 C3। तो इस दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हुआ, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मान लो ऐसा होता तो ये मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता, 0। क्या होता, 0। क्या होता वैल्यू, 0। मान लो कि एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, मान लो कि ये दोनों मैट्रिक्स है ना, ये दोनों मैट्रिक्स, कहने का मतलब कि बराबर है, ये और ये क्या है, बराबर है। इस इन दोनों में ये दोनों बराबर है। ये मैं समझाया कि अगर ऐसा होता जैसे कि ये दोनों बराबर होता, ये दोनों बराबर होता, ये अलग होता, तो वो वैल्यू सेम होता। ऐसे अगर समझ लो 2 3 4 2 3 4 4 3 2, अगर ऐसा होता ये, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली मैं पुट कर देता, 0 होगा। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे 0। अगर इसी तरीक़े से 2 3 1 आ गया, अगर फिर 2 3 1 आ गया, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा 0। ये प्रॉपर्टीज है कि मतलब अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू 0 होगा। फिर प्रोपोर्शनल में होगा, अगर मान लो ये 2 3 1 आ गया, मान लो ये 4 5 4 आ गया, अगर यहाँ पर जो होता, अगर मान लो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ मानने सब में, तो ये 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5। तो ये C1 एंड C3 जो है प्रोपोर्शनल में है। तो अगर C1 बाई C2 जो करोगे, C3 जो करोगे, तो देखो इसमें भी हो जाएगा, ये दोनों जो होगा ना, C1 है C3, तो मान लो C1 है 2 3 1 है मान लो, और C3 क्या है 10 15 5। अगर इसमें 5 कॉमन लोगे तो कॉमन लेने के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें कॉमन आ जाता है। तो मान लो कि इसमें क्या हो गया 2 3 एंड 1। कहने का मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 2 3 1 4 5 4 एंड इसको लिख सकता हूँ 2 3 1। ये प्रोपोर्शनल था तो ये कॉमन ले लिया। समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू, अगर इसके वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या होगा, 0 होता है कि नहीं। देखो फाइंड आउट करो, 2 हो गया, ये 6 - 12 माइनस ये -3, ये हो गया 4 - 16 + 4, ओके 6 - 12। अब देखो ये हो गया -12, ये हो जाएगा माइनस, ये +3 12 3 36, ये हो जाएगा आपका -4 6 -24, ये हो जाएगा -36 + 36। देखो वैल्यू 0 आ गया। यही प्रॉपर्टीज था, समझ में आ गया। चलो तो अब थर्ड प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ लिया, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एंड ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट, सभी एलिमेंट में, द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर एक डिटर्मिनेंट दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अगर इसमें मान लो कि D1 अगर फाइंड आउट करते हैं, मान लो D1, ठीक है, या D', अगर D1 मान लो फाइंड आउट करते हैं, तो अगर कोई भी एलिमेंट से इसमें नंबर से गुना करते हैं, मान लो K से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, K से अगर मल्टीप्लाई है सब में, K A1 K B1 K C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये K कॉमन अगर ले लिया मैंने, तो ये क्या, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये K और ये D, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K D। इसका मतलब ये हुआ D1 = KD।
यही मैंने लिखा कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कहने का मतलब कोई भी एक रो हो या फिर कोई कॉलम हो, उसके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है किसी नंबर के द्वारा, देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, उस नंबर से उस डिटर्मिनेंट में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 3 0 27 एंड -9 3 0 15 6 -3। ओके, एक ये डिटर्मिनेंट लिया। अब इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे कि देखो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी, कहने का मतलब यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी किसी एक के, मान लो फर्स्ट के थ्रू भी लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, इसके थ्रू अगर 3 कॉमन ले लिया, ओके, फिर इसके थ्रू भी 3 कॉमन ले लिया, फिर इसके थ्रू भी क्या लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो इसमें अब क्या बचा, इसमें बचा 1 0 9, फिर यहाँ पे बचा क्या, -3 1 0, फिर यहाँ पे 5 2 -1, ये बचा ना, तो ये हो गया 3 टू द पावर 3, और इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट, मान लो ये डिटर्मिनेंट है, ओके, इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। तो इसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप खुद इसका कैलकुलेट करके बताओ, या फिर कैलकुलेट कर लो। कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट हुआ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया, ओके। तो इसको हम एक फार्मूला में कैसे बनाएंगे, तो मान लो कि इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर इसमें फाइंड आउट करो, चलो, तो ए डैश इसको मान लो, ए डैश मान लो, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू -1 0, फिर ये तो 0 ही हो गया तो हटा दो 0, फिर +9 दिख रहा है, हाँ +9, तो ये हो गया 9 -6 -5, ये हो गया आपका -1, ये हो गया -11 और 9 को 99 हो गया, तो ये -100, इसका जो आंसर हो गया -100, कहने का मतलब 3 टू द पावर इंटू -100 आ गया डायरेक्ट। अब इसको पुट करते तो बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसकी बेसिस पर एक जनरल फार्मूला आता है। एक जनरल फार्मूला क्या होता है कि देखो, अगर ये ऑर्डर अगर 2 रहता तो पावर में 2 होता है ना, ऑर्डर यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, तो इसके पावर में मान लो कि एक जनरल टर्म में ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट वीवीआई बोल सकते हो, ठीक है, मोस्ट वीवीआई। ये IIT जेई में और जेई मेंस में भी ये बहुत ही पूछता है, एडवांस में भी और मेंस में भी बहुत पूछता है कि इफ़ A इक्वल टू KB आ जाएगा, इफ़ A इक्वल टू KB वेयर A एंड B क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, मीन्स दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। देन अगर डिटर्मिनेंट अगर इसका निकालेंगे तो k टू द पावर n हो जाएगा और b हो जाएगा, डिटर्मिनेंट b। अभी इसके बेसिस पे समझ में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बेसिस पे मैंने प्रॉब्लम भी देख लिया, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। इफ़ a इक्वल टू दिस वन एंड b इक्वल टू दिस वन, प्रूव दैट 2a माइनस b इक्वल टू 0। देखो इसको प्रूफ करना है हमको, 2a माइनस b इक्वल टू क्या करना है, 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, देखो b इक्वल टू क्या दिया, f 2d e
2n 4l 2m c 2ab। अभी मैंने बताया ये प्रॉपर्टी क्या आता है कि किसी भी रो में सभी एलिमेंट में जो नंबर से मल्टीप्लाई है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। फिर इस कॉलम में 2 सब में ले लिया, इसमें भी 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अब क्या बचा, ये बचा एफ डी ई, यहाँ पे एन और यहाँ पर एल और यहाँ पे एम, यहाँ पे 2 बार 2 ले लिया ना, तो यहाँ पे सी ए और बी, ये बच गया। ओके, और यहाँ पर क्या होगा 2a, अब क्या करना है 2a माइनस बी करना है ना, 2a माइनस बी करना है, इसके बराबर में क्या करना है 0 लाना है। तो b इक्वल टू क्या आ गया, दिस वन आ गया, एंड a इक्वल टू दिस वन, तो 2a माइनस बी फाइंड आउट करना है, 2a माइनस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐसे भी कर सकते थे है ना, या फिर 2 ऐसे ले लो और एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या दिया है a b to c एंड d e to f l m to n, ये दिया गया है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो ये होगा 2 2, अब हो गया a b c d e f l m n, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो ये एफ डी ई है, यहाँ पे डी ई एफ है ना, तो इसको क्या करना है, कुछ चेंज हमको करना पड़ेगा, रो कॉलम को और कॉलम और रो में चेंज करना पड़ेगा है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, ये बीच में है तो पहले इसको बीच में डालो है ना, ये क्या है बीच में, तो इसको क्या करना है बीच में डालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम R2 एंड R3 को इंटरचेंज करेंगे, तो R2 एंड R3 को जब इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा A B C L M N, ये हो गया, और फिर ये हो जाएगा D E F, हो गया। अब हमको फिर से क्या करना है, फिर इसमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है, तो ये इसको चेंज करना है, तो R1 एंड R3 को चेंज करना है, R1 एंड R3 को जब चेंज करोगे तो हो जाएगा, इसको 2 इंटू 2 को डायरेक्ट 2 2 बराबर 2 लिख दो, और ये हो जाएगा DEF, ये हो जाएगा LMN, ये हो जाएगा ABC। अभी तक यहाँ तक नहीं आप पहुँचे, तो इसको भी फिर से क्या करेंगे, इसको अब देखो D एंड E F, ये देखो किसी भी 2 रो और कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा, सेम होना चाहिए, वैल्यू क्या होगा सेम होगा, लेकिन साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर माइनस यहाँ पे, तो ये प्लस हो गया। अब हमको क्या करना है 2 बार चेंज करना है, इसको है ना। पहले इसको यहाँ पे चेंज करना है, पहले इसको क्या करना है, पहले C1 को चेंज करना है C2 में, ओके, C2 को क्या करना है C2 में चेंज कर देना है, तो ये -1 हो गया, 2 टू द पावर 2, चलो दिख रहा है, देखो कितना ऐसे चेंज कर दिया मैंने इसको। तो इसको जब आप चेंज करेंगे C1 एंड C2, तो E M B D L A एंड ये हो गया F N C, हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, ये डायरेक्ट एक ही बार में लिख सकते थे, लेकिन आपको मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, अब इस D तो आ गया, आप D L A अपनी जगह पे F N, तो यहाँ पे फिर से क्या करना है, C1 को C3 से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं C1 जब C3 से चेंज करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका, फिर माइनस चेंज होगा तो माइनस, फिर प्लस हो जाता, 2 टू द पावर 2 आ गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा F N C D L A एंड ये हो जाएगा E M
बी। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गया है ना, तो इस b के बदले में मैं अगर यहाँ पे इसके बदले में 2a माइनस बी पूछा है ना, तो b अभी हमने सिर्फ 2a लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था 2a है ना, तो यहाँ पे 2a लिख दो, सॉरी ये माइनस बी हटा 2a लिखा था। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर 2a माइनस बी इक्वल टू 2a का वैल्यू क्या निकला, अभी 2a का वैल्यू क्या निकला है यहाँ पे 2 टू द पावर 2 डिटरमिनेंट एफ डी ई एंड एन एल एम सी ए बी हो गया। और माइनस में b का मान, b का वैल्यू भी 2 टू द पावर 2 एफ डी ई एन एल एम सी ए बी, ये वैल्यू भी आ गया। तो दिस वन माइनस दिस वन इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। ओके बहुत ईजी, बस आपको समझना ये है कि हमको चेंज क्या क्या करना है, क्या हमको ज़रूरत है, क्या चीज़ हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर इस तरह आप बनाओगे तो 100% आपका सही हो जाएगा। और यहाँ तक ये समाप्त हो गया फोर्थ प्रॉपर्टीज तक, और जो रिमेनिंग बचा है, जो अब बचा है उसको फिर देखते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।